बच्चों आपके पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का नाम है। और आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम होगा यूनिट कॉस्टिंग मेथड। तो आइए बच्चों जरा कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर दें। तो देखते हैं यूनिट कॉस्टिंग मेथड का क्या मामला है भाई, ये क्या मेथड है, क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहे हैं, लागत लेखांकन पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए जरा कुछ बातें आपको बता दें। बच्चों देखिए, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आमतौर पर बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, और एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग जो आमतौर पर बीकॉम सेकेंड ईयर और किसी किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो पहले जरा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज्यादा पुरानी है। सोचिए कहाँ आजकल सन 2022 चल रहा है, 23 चालू हो जाएगा, हाँ 22-23। तो कहाँ 2022 चल रहा है और कहाँ 1494। इतनी पुरानी बात हो रही है, 500 साल से भी ज्यादा पुरानी बात। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत पुरानी है। और बच्चे आप सुने होंगे कोई मिस्टर ल्यूकस पैसियोली साहब थे जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जन्म दिया था, उसके प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट को जन्म दिया था। और बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आप खूब जानते होंगे अच्छे से कि दो दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो बच्चों जब विश्व युद्ध हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुए, तो इंडस्ट्रीज को, कारखानों को इतना ज्यादा काम मिला, इतना ज्यादा काम मिला कि वो समझ गए कि अब हमें एक अकाउंटिंग की जरूरत है। और तब जाके कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से कॉस्ट अकाउंटिंग दुनिया में आई, और हमारे देश इंडिया में, भारत में ये तो लगभग 1944 के आसपास भारत में आई, जिसे एक इंस्टीट्यूट था जिसे पहले हम लोग बुलाते थे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आजकल इसका नाम बदल के पड़ गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में काफी लेट कॉस्ट अकाउंटिंग आई, दुनिया में काफी पहले आ चुकी थी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर के लिए होती है, बाहरी लोगों के लिए होती है। बाहरी लोग बोले तो बच्चों, बाहरी मतलब इन्वेस्टर, क्रेडिटर, और जो भी बाहरी लोग होते हैं, गवर्नमेंट, रिसर्च स्कॉलर वगैरह। और कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर के लोगों के लिए होती है, मालिक के लिए, ओनर, कर्मचारी के लिए, एम्प्लॉय, और मैनेजर्स वगैरह, मैनेजमेंट के लिए होती है, अंदर के लोगों के लिए। चलिए जरा आगे चलते हैं। हम आपको सब बातें बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, बस आज थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं। बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? कंपलसरी होती है, आपको करना पड़ेगा, वरना आपको किसी न किसी एक्ट के तहत सजा मिल जाएगी, किसी न किसी एक्ट के तहत, कानून के तहत सजा मिल जाएगी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना जरूरी है, लेकिन बच्चों कॉस्ट रिकॉर्ड रखना, कॉस्ट रिकॉर्ड रखना कुछ लोगों के लिए जरूरी है और बाकी के लिए जरूरी नहीं है। तो आओ पता लगाएं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी नहीं है, कुछ के लिए जरूरी है, कुछ के लिए जरूरी नहीं है। आपकी स्वेच्छा रखो या ना रखो। बच्चों हमारी भारत सरकार ने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में 32 इंडस्ट्री का नाम लिखा है। तो हमारे देश में सैकड़ों हजारों इंडस्ट्री हैं और 32 तरह की इंडस्ट्री का नाम लिखा है। सरकार कहती है कि अगर 32 इंडस्ट्री में से आप हो तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना कंपलसरी है, और अगर आप 32 इंडस्ट्री में से नहीं हो तो आपकी मर्जी, आप कॉस्ट अकाउंटिंग रखो या न रखो, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। और सरकार ने एक और लिस्ट बनाई, प्रोडक्ट की लिस्ट, प्रोडक्ट की लिस्ट 44 प्रोडक्ट की लिस्ट। सरकार ने कहा देश में हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हम यहाँ नाम लिख रहे हैं 44 प्रोडक्ट का। अगर कोई संस्था ये प्रोडक्ट बनाती है 44 में से, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना जरूरी है, वरना आपका दिल रखो या न रखो। तो कुछ लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। अरविंद कहते हैं आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फादर का क्या नाम बताया? अरविंद देखो, दरअसल ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनी किस चीज से? जी बनी थी वो डबल एंट्री सिस्टम से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनी किस सिद्धांत पर? डबल एंट्री सिस्टम, या दूसरे शब्दों में आप कह लो बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के आधार पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रेडी किया गया। और बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर है वो है मिस्टर ल्यूकस पैसियोली, मिस्टर ल्यूकस पैसियोली। खैर हाँ, तो बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है। कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है।
अच्छा, दूसरी बात सुनो बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा खर्चा दिखाती है? 100% एक्चुअल खर्चा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल खर्चे दिखाती है, सच खर्चा किया लिखा। लेकिन बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? वो अनुमानित खर्चे दिखाती है, अनुमानित खर्चे। और याद रखना, अनुमान, अंदाजा, मुझे लगता है खर्चा इतना होना चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अनुमानित खर्चे दिखाती है। और बच्चों अनुमानित का एग्जाम में अक्सर रिकवर्ड नाम रखा गया है, तो प्लीज ये रिकवर्ड नाम जरूर याद रखना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के खर्चे कैसे होते हैं? अनुमानित होते हैं, अंदाजे वाले। और अनुमानित को हमारे सिलेबस में रिकवर्ड के नाम से अक्सर बुला दिया जाता है। बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है, क्या आपको याद है? ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड पीनल, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। हाँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट फिक्स्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग का फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है, आप बस कैलकुलेट कर दो, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप कैसे भी करके बस कैलकुलेट कर दो। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनना, अगली बात सुनो बच्चों। एक होता है ईयर, ईयर एक होता है ईयर, दो होते हैं, दो, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ईयर माने 12 महीना, ईयर माने 12 महीना, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और ईयर दो होते हैं, कैलेंडर ईयर जो शुरू हो जनवरी में, जो खत्म हो दिसंबर में, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो अप्रैल में और जो खत्म हो मार्च में। ठीक, तो बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनुअली होती है, साल भर पर होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब होती है? एक साल में एक बार होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार होती है। कुछ लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर के हिसाब से करते हैं, तो जनवरी में शुरू करते हैं, दिसंबर में खत्म करते हैं। और कुछ लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करते हैं, अप्रैल में शुरू करते हैं, मार्च में खत्म करते हैं। मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार होती है, एक बार। अब सुनना सर, कॉस्ट अकाउंटिंग एक साल में कितनी बार होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक साल में कितनी बार होती है? हम उल्टा आपसे सवाल पूछेंगे। आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, आप साल भर में कितनी बार प्रोडक्शन करते हो? हाँ सर, कोई फिक्स थोड़ी ना है। आप साल भर में प्रोडक्शन कितनी बार करते हो? आपकी फैक्ट्री है, साल भर में कितनी बार माल बनाते हो? कोई फिक्स थोड़ी ना है। चलो आपने कह दिया मैं साल भर में 15 बार प्रोडक्शन करता हूं, 15 बार। तो ये बताओ क्या देश में हर फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाला साल भर में 15 बार प्रोडक्शन करता है? नहीं ना। हर इंडस्ट्री वाला साल भर में 15 बार प्रोडक्शन करता नहीं, कोई साल भर में 10 बार सामान बनाता है, कोई साल भर में 50 बार सामान बनाता है, कोई साल भर में 30 बार सामान बनाता है, कोई साल भर में 200 बार सामान बनाता है। कोई फिक्स थोड़ी ना है बच्चों, कोई फिक्स थोड़ी ना है। तो आप कितनी बार प्रोडक्शन करते हो पता नहीं, जितनी बार प्रोडक्शन उतनी बार अकाउंटिंग। अगर आप साल भर में 15 बार प्रोडक्शन करते हो तो 15 बार अकाउंटिंग। अगर आप साल भर में 10 बार प्रोडक्शन करते हो तो 10 बार अकाउंटिंग। आप जितनी बार प्रोडक्ट बनाते हो हर बार अकाउंटिंग, और हर बार हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस। तो बच्चों एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साल में एक बार की जाती है, एकदम फिक्स, साल के लास्ट डेट खाता वाता बन जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग साल भर में कई बार की जाती है, जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा उतनी बार अकाउंटिंग होगी। 15 बार प्रोडक्ट बनेगा, 15 बार अकाउंटिंग होगी, 15 बार प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो बच्चों क्या सारी चर्चाएं समझ में आ गई? हल्का हल्का फुल्का फुल्का डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बात समझ में आ गई है। अच्छा, ये सब बातें पढ़ा चुके हैं, रिवीजन कराना आज जरूरी था। यूनिट कॉस्टिंग मेथड में बच्चों कॉस्ट का पता लगाने के, हाँ, कॉस्ट का पता लगाने के ढेर सारे मेथड। जी हाँ, कॉस्ट का पता लगाने के ढेर सारे मेथड। इन सब से क्या पता चलेगा? इन मेथड से कॉस्ट पता चलेगी, इन मेथड से प्रॉफिट पता चलेगी, इन मेथड से सेल्स पता चलेगी, इन मेथड से बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो कॉस्ट वगैरह का पता लगाने के बहुत सारे मेथड। सर इतने ज्यादा मेथड? सर कॉस्ट वगैरह का पता लगाने के इतने ज्यादा मेथड क्यों? चलो हम बच्चों से पूछते हैं कि कॉस्ट का पता लगाने के इतने सारे मेथड क्यों? बच्चों क्या देश में हर इंडस्ट्री एक ही तरह का सामान बना रही है क्या?
क्या देश में हर इंडस्ट्री एक ही तरह का काम कर रही है? तो जवाब है सर, देश में हर इंडस्ट्री अलग तरह का काम कर रही है, सबके काम करने का तरीका अलग है, सबके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट अलग है। कोई सुई बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है, कोई मशीन बना रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई टीवी बना रहा है। सबके काम करने का तरीका अलग है, सबके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट अलग है। तो भला मेथड एक कैसे हो सकता है? एक ही मेथड भला कैसे सबको सूट करेगा? अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग प्रोडक्ट, तो अलग अलग मेथड, कोई इनको सूट करता है, कोई उनको सूट करता है। तो कॉस्ट का पता लगाने का ढेर सारा मेथड। और बच्चों, आपके चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, आपके चैप्टर जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उसका नाम क्या है? यूनिट कॉस्टिंग मेथड है। तो बहुत सारे कॉस्ट का पता लगाने के बहुत सारे मेथड, मगर हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग मेथड। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं और अपना चैप्टर पर वापस आते हैं। हाँ भाई, हमारे चैप्टर का नाम यूनिट कॉस्टिंग मेथड। यूनिट कॉस्टिंग मेथड ये क्या है? ये कॉस्ट का पता लगाने का एक मेथड है। तो यूनिट कॉस्टिंग मेथड ये क्या है? ये कॉस्ट का पता लगाने का एक मेथड है। कॉस्ट का पता लगाने का एक मेथड है। किस तरह की इंडस्ट्री इस मेथड का प्रयोग करती है? किस तरह की इंडस्ट्री इस मेथड का प्रयोग करती है? ऐसी इंडस्ट्री जो दो शर्तें पूरी करे, वही इंडस्ट्री इस मेथड का प्रयोग करेगी। ऐसी इंडस्ट्री जो दो शर्तें पूरी करे, वही इस मेथड का प्रयोग कर सकेगी। शर्त नंबर 1, सिंगल प्रोडक्ट। शर्त नंबर 1, हम सिर्फ एक तरह का सामान बनाते हैं। हम 2 या 3 या 4 या 5 नहीं नहीं, हम बस एक तरह का सामान बनाते हैं। बोलो बच्चों, शर्त समझ में आई? ऐसे इंडस्ट्री जो दोनों शर्तें पूरी करे वो यूनिट कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकती है। शर्त नंबर 1, हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बच्चों एक बात बताओ, एक कंपनी है LG, एक कंपनी है सैमसंग, आप बताओ क्या ये लोग एक तरह का सामान बनाते हैं? हाँ, हाँ नहीं सर, LG और सैमसंग सर ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो सर ये तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो ये तो यूनिट कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, एक कंपनी है जो कहती है हम सिर्फ सीमेंट बनाते हैं, बस बस और बस, हम सिर्फ सीमेंट बनाते हैं। बताओ क्या वो इंडस्ट्री यूज कर सकती है यूनिट कॉस्टिंग मेथड? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, ये तो सिर्फ सीमेंट बना रही है, बिल्कुल यूज कर लो भाई, एक सामान बनाते हो तो बिल्कुल यूज कर लो। तो ये थी शर्त नंबर 1, हम केवल एक तरह का सामान बनाते हैं। शर्त नंबर 2, हम निरंतर लगातार उत्पादन करते हैं। हम 12 महीना लगातार उत्पादन करते हैं, हम कभी नहीं रुकते। हम प्रोडक्शन हर महीने, हर हफ्ते करते रहते हैं, करते रहते हैं। हम कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन करते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बात बताओ, एक कंपनी है वो स्वेटर बनाती है, तो क्या वो ये शर्त पूरी करती है? एक कंपनी है जो स्वेटर बनाती है, क्या वो ये शर्त पूरी करती है? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, स्वेटर कंपनियां 12 महीना स्वेटर थोड़ी ना बनाएंगी। गर्मी का मौसम आता है तो स्वेटर बनाते हैं, जाड़े में बेचते हैं, जाड़े में थोड़ी ना बनाते हैं वो। तो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि जो कंपनी लगातार प्रोडक्शन करे, जो संस्था लगातार प्रोडक्शन करे, वही यूनिट कॉस्टिंग मेथड अपना पाएगी। तो बच्चों उम्मीद है आपको दोनों शर्तें समझ में आ गई। यूनिट कॉस्टिंग मेथड क्या है? कॉस्ट का पता लगाने का एक मेथड है। इसे कैसे इंडस्ट्री यूज कर पाएगी? जो दो शर्तें पूरी करे। शर्त नंबर 1 क्या है? हम केवल एक सामान बनाते हैं और हम लगातार उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं। इस मेथड से क्या होगा? आप जो माल बना रहे हो उसकी कुल लागत पता कर लोगे, आप जो सामान बना रहे हो आप उसकी टोटल कॉस्ट पता कर लोगे, और आप जो सामान बना रहे हो आप उसकी प्रति इकाई लागत भी पता कर लोगे। सर प्रति इकाई लागत मतलब?
प्रति इकाई लागत, कॉस्ट पर यूनिट। मान लो आपने 5000 फर्नीचर बनाए, आपने 5000 फर्नीचर बनाए, तो कॉस्ट पर यूनिट मतलब 5000 फर्नीचर में एक फर्नीचर पर कितना मटेरियल, एक फर्नीचर पर कितना मजदूरी, एक फर्नीचर पर कितना फैक्ट्री ओवरहेड, एक फर्नीचर पर कितना ऑफिस ओवरहेड, एक फर्नीचर पर कितना सेलिंग ओवरहेड, एक फर्नीचर पर कितना खर्चा। आप सबका तो छोड़ो, आप एक एक सामान पर हुए खर्च की डिटेल जान सकते हो यूनिट कॉस्टिंग मेथड से। क्लियर कि इससे आप न केवल 5000 फर्नीचर की कुल लागत जान जाओगे, बल्कि आप एक एक सामान पर होने वाले खर्च की डिटेल भी जान सकोगे। अभी हमने आपको ढेर सारे मेथड दिखाए, कॉस्ट का पता लगाने के ढेर सारे मेथड, और उन ढेर सारे मेथड में अगर सबसे ज्यादा आसान मेथड का नाम पूछा जाए तो वो है यूनिट कॉस्टिंग मेथड। ये सबसे आसान मेथड माना गया है। इस मेथड से न केवल कॉस्ट की जानकारी होती है, बल्कि प्रॉफिट या लॉस की जानकारी भी होती है। तो बच्चों, इस मेथड से आपको प्रॉफिट या लॉस की जानकारी भी हो सकती है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया बेचा उससे लाभ कमाया कि हानि हुई, प्रॉफिट या लॉस हुआ। सभी बच्चे बताएं कि आपको मेथड का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है, तो जरा चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बोलो बच्चों, क्या कहते हो? हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं सर कोई समस्या नहीं है। आओ देखें, क्या पता एग्जाम में पूछ ले 2 मार्क्स। भाई 4-5 ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताओ जो यूनिट कॉस्टिंग मेथड अपनाते हैं। मान लो पूछ ले कि 2-4 ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताओ जो यूनिट कॉस्टिंग मेथड अपनाते हैं। अच्छा, हम केवल कपड़ा बनाते हैं, हम सिर्फ ईंटें बनाते हैं, हम सिर्फ हमारी डेयरी फार्मिंग है, हम दुग्ध उत्पादन करते हैं, गाय भैंस पाले हैं, हम केवल कागज बनाते हैं, हम केवल चीनी बनाते हैं, हम केवल सीमेंट बनाते हैं, हम केवल कोयला बनाते हैं, हम केवल वाइन या बियर वगैरह बनाते हैं, हम केवल कोयला निकालते हैं, और हम केवल स्टील वगैरह का निर्माण करते हैं। तो ये है कुछ नाम जो यूनिट कॉस्टिंग मेथड का उपयोग करते हैं। बच्चों, क्या इस शीट को हम एक्सप्लेन करें? पीछे का सारा मामला समझ में आ चुका है? हाँ, चलो बच्चे कह रहे हैं जी सर, हमको बात समझ में आ गई है। ठीक, तो जल्दी से हमें एक सवाल का जवाब दो बच्चों। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है उस अकाउंटिंग का नाम बताओ बच्चों। अच्छा, देखें पहला जवाब किसका आता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहला जवाब दिया है हमने अरविंद ने। हाँ अरविंद सही बोला, बाकी बच्चे भी सही कह रहे हैं सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कि सर बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है दैट इज वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलो अगला सवाल। देखिए जवाब पहले कौन देगा, सवाल सुन लो, जवाब टाइप मत कर देना, सवाल पूछा ही नहीं है, ठीक है। चलो सवाल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, ये देखो किसने बताया पहला जवाब, बहुत तेज टाइप करते हो भाई, श्वेता का आंसर आ गया है कि सर, देखो अरविंद गलत जवाब दे दिए। चलो फिलहाल विपुल भी जवाब दे दिए हैं, श्वेता सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाते हैं, हाँ हाँ, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, व्यापारिक एवं लाभानी खाता। बोलो भाई बच्चों, क्लियर है बात आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। ठीक, अच्छा बच्चों आगे। अच्छा बच्चों का आंसर सुनोगे, गोलू सोनकर जर्नल लेजर, सत्यम मिश्रा बैलेंस शीट, अरविंद बैलेंस शीट। हाँ देखो श्वेता ने सही जवाब दिया था और विपुल ने सही जवाब दिया था। खैर, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले फायदा नुकसान जानने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए क्या बनाते हैं? अब तुम बोलना मतलब दिखा दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोलोगे, ये सब ये सब ये सब तीनों कुछ भी बना लो। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, या
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं या प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं। आपको कहे सर क्या बनाते हैं, ये तो 3 लिखा है। तीनों में से कोई एक बनाते हैं, तीनों में से कोई एक बनाते हैं। सर नहीं समझे, नहीं समझे, चलो बच्चों एक सवाल पूछते हैं। आप बताओ, आप अपने घर पर हो, आपको कॉलेज जाना है, आप अपने घर पर हो, आपको कॉलेज जाना है, तो आप बताओ, आपके पास एक साइकिल है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास साइकिल है, आपके पास बाइक है, इस बारे में पता नहीं सही या गलत है। तो बच्चों, और आपने बैटरी रिक्शा कर लिया, तो आप बताओ कि आप तीनों में से, आप तीनों से जा सकते हो ना, लेकिन ये बताओ एक ही से जाओगे ना? जा तो तीनों से सकते हो, साइकिल लेके निकल सकते हो। तो बच्चों, आपके पास साइकिल है, जा सकते हो, आपके पास बाइक है, जा सकते हो, हाँ साइकिल है, बाइक है, जा सकते हो, आपके अगल बगल बैटरी रिक्शा है, जा सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, जाओगे तो किसी एक से ना। बोलो ये मेरा एग्जांपल समझ में आया? हाँ, कि साधन 3 है, रिसोर्सेस 3 है, लेकिन जाओगे किसी एक से। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अरे बच्चों बोलो तो, समझ में, एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? कि आप तीनों से जा सकते हो घर से कॉलेज, लेकिन आप जाओगे किसी एक से। ठीक, तो वही वही बात है कि प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग वालों के पास, कॉस्ट अकाउंटिंग वालों के पास प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए 3 साधन है, 3 रिसोर्सेज है, लेकिन आप सोचो कि वो तीनों में से इस्तेमाल कौन सा करेंगे? कोई एक। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को बात समझ में आ गई? इन तीनों का पर्पस क्या है? प्रॉफिट लॉस निकालना। लेकिन आप तीनों थोड़ी ना बनाओगे, तीनों में से कोई एक बनाओगे। ठीक, चलो बच्चे समझ गए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले इनमें से कुछ बना सकते हैं, कॉस्ट शीट बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट बना सकते हैं। बच्चों, बीकॉम वाले बच्चों, आपके सिलेबस में आमतौर पर प्रोडक्शन अकाउंट नहीं होता। आपके एग्जाम में नॉर्मली क्या पूछा जाता है? या तो कॉस्ट शीट या तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये कभी पूछा नहीं जाता। तो हम आपको मात्र क्या क्या सिखाएंगे इस चैप्टर में बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट। बच्चों एक बात बताओ, क्या एग्जाम में न्यूमेरिकल में दोनों मांगेगा या दोनों में से एक मांगेगा? बोलो क्या कहते हो? हाँ दोनों मांगेगा और दोनों में से एक मांगेगा। बच्चे कहते हैं सर दोनों कैसे मांग सकता है, या वो मांगेगा या ये मांगेगा। चलो क्लियर है कि भैया कौन सा सिलेबस में है नहीं? सर ये सिलेबस में है नहीं, तो कौन सा सिलेबस में है? कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मगर एग्जाम में न्यूमेरिकली मांगेगा क्या, या पहला या दूसरा? सर कैसे पूछता है, सुनो ध्यान से सुनो। अगर अगर एग्जाम में कह दिया, अगर एग्जाम में कह दिया कॉस्ट शीट बनाओ तो बनाओ। अगर एग्जाम में कुछ ना बोले, अगर एग्जाम में कुछ ना बोले, तो आप क्या बनाओगे बच्चों? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलो क्या आपने मेरी बात समझी? अगर समझी तो हम फटाक से यही बात आपसे पूछ लेते हैं। बताओ, कुछ ना बोलने पर क्या बनाओगे? बोलो बोलो बोलो, कुछ ना बोलने पर क्या बनाओगे? हाँ चलो भाई, जवाब आ गया है सर, कुछ ना बोलने पर ये बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो कॉस्ट शीट कब बनाओगे? सर सवाल में जब लिखा होगा कॉस्ट शीट बनाओ तब बनाएंगे, वरना तुम बनाने से रहे। सवाल में लिखा होगा कॉस्ट शीट बनाओ तब कॉस्ट शीट बनाएंगे, वरना नहीं बनाने वाले हम। और प्रोडक्शन अकाउंट मांगता कहाँ है? ठीक, तो यूनिट कॉस्टिंग मेथड में, यूनिट कॉस्टिंग मेथड में प्रॉफिट या लॉस जानने के 3 तरीके हैं, मगर तीनों में से लगाना कोई एक है। एक सिलेबस में है नहीं, बाकी 2 एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना, मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज्ड निकालना। तो बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज्ड। ठीक, तो पहले हम आपको एक बात बता दे बच्चों, एक बात सुनना। 0%
0%, ओके। 0% से ज्यादा, 100% से कम, और तीसरा 100%, 100%। ठीक बच्चों, एक मकान बन चुका है, एक बिल्डिंग बन चुकी है, बन चुकी है, लोग रह रहे हैं, 100% रेडी है। एक मकान बन रहा है, एक मकान बन रहा है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, दरवाजे खड़े हो गए हैं, प्लास्टर अभी नहीं हुआ है, खिड़कियां अभी नहीं लगी हैं, अभी लोग रहने नहीं आए हैं, अभी रेडी कहाँ है, लेकिन आधा अधूरा बन चुका है, लेकिन आधा अधूरा बन चुका है, 0% से ज्यादा बन चुका है, 100% से कम बना है। एक और एक और जगह पर, एक और जगह पर ईंट, बालू, पत्थर, गाटर, पटिया, सीमेंट, कंक्रीट गिर रही है। एक और जगह पर ईंट, बालू, पत्थर, गाटर, पटिया, सीमेंट गिर रही है। मकान जल्दी ही बनाया जाएगा, अभी हाथ नहीं लगा है, काम शुरू नहीं हुआ है, 0%। तो बच्चों, आपने क्या सीखा मेरी बातों से? अगर कोई प्रोडक्ट अभी हाथ ही नहीं लगा है, 0% अभी हाथ ही नहीं लगा है, जैसे जैसे एक फैक्ट्री में लकड़ी आकर रखी है, अभी हाथ ही नहीं लगा है, रॉ मटेरियल, ये क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चा माल। और अब काम चालू हो गया, लकड़ी से पटरे कट गए, पाए कट गए, हाथ लग गया, मजदूर काम पर लग गए, पटरे कट गए, पाए कट गए, शेप आ गया, काम 0 से आगे बढ़ गया, 100 से नीचे चल रहा है, आधा अधूरा माल तैयार होना चालू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध निर्मित माल। और एक दिन फर्नीचर रेडी हो गया, जब मर्जी बेच दो, फर्नीचर बन चुका है, 100% फिनिश्ड गुड्स। तो बच्चों, क्या आपको स्टॉक की तीनों अवस्थाएं समझ में आई? स्टॉक कितने प्रकार का होता है? स्टॉक कितने प्रकार का होता है? 3। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, निर्मित माल, फिनिश्ड गुड्स। जो 0% बना है, हाथ ही नहीं लगा है, रॉ मटेरियल। जो 0% से ज्यादा बन चुका है, 100% से कम बना है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो 100% रेडी है, फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? चलो, बच्चे कह रहे हैं क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं। तो हमको बताओ कि यहाँ पर हम किसकी बात, मटेरियल कंज्यूम का क्या सेंस है? क्या यहाँ हम कच्चे माल की बात कर रहे हैं 0%, या हम आधे अधूरे की बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, या हम फिनिश गुड की बात कर रहे हैं 100%? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, या दूसरा नाम मटेरियल यूज्ड? तो जवाब दो, हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? चलो, बच्चे कहते हैं सर आप चर्चा कर रहे हो 0%, दरअसल इस मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। चलो समझ गए बच्चे? चलो भैया आगे चलते हैं। तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज्ड। तो बताते हैं इस बात का मतलब क्या। तो रॉ मटेरियल समझ गए, फर्नीचर बनाने में लकड़ी लगती है, तो लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल। अलमारी बनाने में लोहा लगता है, तो लोहा क्या है? रॉ मटेरियल। बिल्डिंग बनाने में ईंट, बालू, पत्थर, काटर, पटिया, सीमेंट, कंक्रीट लगती है, वो क्या है? रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट जिन चीजों से बनता है, वो बेसिक चीजें, वो शुरुआती चीजें क्या है? रॉ मटेरियल। तो सर ये बताइए, वो तो समझ गया, आप निकालना क्या चाह रहे हो, क्या मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड या दूसरा नाम मटेरियल यूज्ड? क्या इसका मतलब क्या है मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड का? सुनो बच्चों, ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान दीजिएगा। आपके पिताजी, आपके पिताजी चावल खरीद कर लाए हैं 10 किलोग्राम, 10 केजी चावल खरीद कर लाए हैं, ठीक।
और फिर आपकी मम्मी ने इनमें से 8 किलोग्राम चावल यूज कर लिया, पका दिया, यूज कर लिया, खपत हो गई। तो पिताजी 10 किलो चावल खरीदे और मम्मी 8 किलो पका दी। तो बच्चों, ये जो पापा चावल खरीदे थे ना, तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, ये तो मटेरियल परचेज है, खरीदा। मम्मी ने जो पका दिया, जो खप गया, लग गया, पक गया, ये है कंज्यूम्ड, चावल कंज्यूम्ड। तो बच्चों, कंज्यूम्ड वर्ड का मतलब समझ में आया? परचेज, खरीदा, एक अलग शब्द है, और कंज्यूम्ड, खपत, लग गया, पक गया, ये एक अलग वर्ड है। तो आप बताओ, हम आपसे पूछते हैं, हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या इस टॉपिक में हम ये पता करना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री ने कितने रुपए का मटेरियल खरीदा, या हम ये पता करना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री में कितने रुपए के बराबर मटेरियल खप गया, लग गया, खर्च हो गया? जवाब दो। हाँ, कि हम किस बारे में, क्या हम लोग क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं? कितना मटेरियल खरीदा गया इस प्रयास कर रहे हैं, कि कितना लग गया, खप गया, यूज हो गया, खर्च हो गया? तो जवाब है कितना लग गया, कितना खप गया, कितना यूज हो गया, कितने रुपए के बराबर कच्चा माल लग गया, खप गया, कंज्यूम्ड हो गया, खर्च हो गया। तो बच्चों, क्या इस टॉपिक का मतलब समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो। हाँ, टॉपिक का मतलब समझ में आ गया कि मेटल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? चलो, बच्चे समझ गए कि मेटल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, कि फाइनली मेटल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है। कितने रुपए के बराबर कच्चा माल खप गया, लग गया, खर्च हो गया। अब देखना, तो ये रहा फॉर्मेट मेटल कंज्यूम निकालने का। कुछ चीजें क्या करनी है, जोड़नी है, और कुछ चीजें क्या करनी है, लेस करनी है। कुछ चीजें जोड़ो, कुछ चीजें घटाओ। तो आपने कुछ चीजें जोड़ी जोड़ी जोड़ी, आ गया 1 लाख। आपने कुछ चीजें घटाई घटाई घटाई, आ गया 80,000। 1 लाख जोड़ा, 80,000 घटाया, 20,000 बचा, और ये कहलाया मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज। बोलो बच्चों, कैलकुलेशन समझ में आया? कुछ चीजें जोड़नी है, कुछ चीजें घटानी है, जो बचेगा मटेरियल कंज्यूम। सवाल ये उठा, सर क्या जोड़ना है और क्या घटाना है? ठीक है बच्चों, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, चलो वो भी सुन लो। बच्चों, हम 3 चीजें बता रहे हैं, 3 चीजें हम आपको 3 चीजें बता रहे हैं, और यही 3 चीजें जोड़नी है और घटानी है। यही 3 चीजें जोड़नी है और घटानी है। सुनना ध्यान से। सर, मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? 3 चीजें जोड़नी है, 3 चीजें घटानी है। ठीक। नंबर 1, ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ। सभी बच्चे बताएं कि आपको समझ में आया। नंबर 1, हाँ, 3 चीजें सीखनी है। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक घटाओ। ठीक है भाई, एक बात याद हो गई बच्चों। हाँ, एक बात याद हो गई आपको, क्या? कि भाई ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ। मटेरियल आया जोड़ो, और मटेरियल गया घटाओ। उम्मीद है आपको दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी। मटेरियल आया जोड़ो, गया घटाओ। ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, आया जोड़ो, गया घटाओ। खर्चा हुआ जोड़ो, और पैसे बचे घटाओ। बस यही 3 कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो मटेरियल कंज्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? बस यही तो 3 कॉन्सेप्ट है। 3 चीज जोड़ो, 3 चीज घटाओ। ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक घटाओ, ये था नंबर 1। मटेरियल आया जोड़ो, मटेरियल गया घटाओ, ये था नंबर 2। खर्चा हुआ है जोड़ो, और बचत हुई है घटाओ, ये था नंबर 3। तो ये इतने कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, और इससे आप क्या निकाल लेते हो? इससे आप मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हो। ठीक, चलिए जरा आगे बात करें। बच्चों बात सुनना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग घटाओ। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, आप बताना। हम एक लाइन बोल रहे हैं, आप बताना कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। साल के पहले दिन का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, साल के आखिरी दिन का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, जो हमने बोला
क्या मेरे वर्ड्स सही थे या गलत थे? हाँ, साल के फर्स्ट डे का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और साल के लास्ट डे का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। चलो, बच्चे कहते हैं सर आपने जो बोला वो बिल्कुल करेक्ट था। तो मेरा जवाब सुनो बच्चों, हमने जो बोला हमने गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला। ठीक सुनना। आप बताओ क्या हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग? जवाब है नहीं। अगर हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते तो हमने सही बोला। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी वाला ओपनिंग, 31 दिसंबर वाला क्लोजिंग, तुम सही बोल रहे होते। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल वाला क्लोजिंग, 31 मार्च वाला, 1 अप्रैल वाला ओपनिंग, 31 मार्च वाला क्लोजिंग। तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते तो साल का फर्स्ट डे या तो 1 जनवरी होता या तो 1 अप्रैल होता ओपनिंग, साल का लास्ट डे या तो 31 दिसंबर होता या 31 मार्च होता क्लोजिंग। तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते तब हम सही बोल रहे थे, साल के पहले दिन का स्टॉक ओपनिंग और साल के आखिरी दिन का स्टॉक क्लोजिंग, क्योंकि वहां साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे एकदम फिक्स होता है। क्या हमने कुछ देर पहले आपको एक बात बताई? क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले क्या साल भर में, नहीं वर्ड सुधार रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले साल भर में एक बार अकाउंटिंग करते हैं? बोलो, कुछ देर पहले हमने चर्चा यहीं से शुरू की थी, हाँ, कि कॉस्ट अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग कब करते हैं, फिर कब, कोई फिक्स है? हाँ, याद है, जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा उतनी बार अकाउंटिंग होगी। हाँ बोलो बच्चों, कि जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा उतनी बार अकाउंटिंग होगी। हफ्ता हफ्ता प्रोडक्ट बनेगा, हफ्ता हफ्ता अकाउंटिंग होगी। महीना महीना प्रोडक्ट बनेगा, महीना महीना अकाउंटिंग होगी। तो बच्चों आप सोचो, क्या आप मानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का साल का फर्स्ट डे और साल का लास्ट डे फिक्स नहीं है? बोलो, हम सही बात कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का साल का फर्स्ट डे और साल का लास्ट डे फिक्स नहीं है। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का साल का फर्स्ट डे, सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का साल का फर्स्ट डे और साल का लास्ट डे फिक्स नहीं है। तो अब आप समझ गए कि मेरे शब्द गलत क्यों थे। साल के पहले दिन का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, साल के आखिरी दिन का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये बात सही है, मगर कहाँ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पहचानेंगे? सर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पहचानेंगे? चलो बताते हैं कैसे पहचानेंगे, सुनना। देखो, एक स्टॉक है, एक स्टॉक है, एक और स्टॉक है। ये वाला स्टॉक है 15 सितंबर 2020 का, ठीक। और ये वाला स्टॉक है 20 नवंबर 2019 का, ठीक। डेट का तो कुछ पता ही नहीं। बच्चों, क्या आप मानते हो कि ये 2019 वाला पुराना स्टॉक है और ये बाद वाला या नया स्टॉक है? हाँ हाँ, ठीक। तो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में बड़ी अजीब अजीब डेट दिख सकती है, बड़ी अजीब अजीब। आपको क्या, कौन पुराना स्टॉक है? 19 वाला तुम ओपनिंग, तुम ओपनिंग। कौन बाद का स्टॉक है? तुम हो, तुम क्लोजिंग। तो बताओ बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक कैसे पहचानते हैं? समझ में आया ना? ना, साल का फर्स्ट डे, साल का लास्ट डे, बिल्कुल नहीं। जो पुराना है वो ओपनिंग है, जो बाद का है क्लोजिंग है, जो पहले की डेट है ओपनिंग है, जो बाद की डेट है क्लोजिंग है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कोई भरोसा थोड़ी ना है डेट्स का, क्या उठा के दे दे। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिक्स मामला था, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, तुम्हारा थोड़ी ना फिक्स है। चलो बच्चों, फाइनली हमें लगता है आपने बात समझ ली कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैसे पहचाना जाता है। आइए लौट आते हैं टॉपिक पर। हाँ बच्चों, सर मटेरियल कंज्यूम्ड सिखा रहे थे आप? हाँ बच्चों, बिल्कुल मटेरियल कंज्यूम्ड सिखा रहे थे। 3 चीज जोड़ो, 3 चीज घटाओ, ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, और आपने सीख लिया ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पहचानते हैं। 2 डेट्स होगी, पुरानी डेट्स वाला ओपनिंग होगा, नई डेट्स वाला क्लोजिंग होगा, बात खत्म। ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ। ओके, पहला याद हो गया। अगर मटेरियल आता है तो जोड़ो, अगर मटेरियल जाता है तो घटाओ। बोलो, ये समझ में आ गया? मटेरियल आ रहा है तो जोड़ो, जा रहा है तो घटाओ, ठीक, जा रहा है तो घटाओ। ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, आया जोड़ो, गया घटाओ। सर लास्ट बताइए, लास्ट। अगर तुम्हारे पैसे खर्चा होते हैं तो जोड़ो। सर
खर्चा जोड़ा क्यों जाता है? बच्चों आप बताओ, खर्चा लागत बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? बोलो, खर्चा लागत बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? खर्चा कॉस्ट इंक्रीज करता है कि नहीं करता? हाँ बोलो, खर्चा क्या करता है? कॉस्ट को बढ़ाता है। इसलिए हम जोड़ने की बात कर रहे हैं कि खर्चा, मेरा 10,000 खर्च हुआ था, ये कॉस्ट। मेरा 2,000 और खर्च हो गया, अरे तो और बढ़ गई कॉस्ट। मेरा 1,000 और खर्च हो गया, एक और कॉस्ट बढ़ गई। अरे जितनी बार तुम खर्च करोगे, जितनी बार तुम खर्च करोगे, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ, तो खर्चा क्यों जोड़े? अरे खर्चों से कॉस्ट बढ़ती है, लागतें बढ़ती है, जोड़ो। बचत घटाओ। सर बचत घटाए? बिल्कुल घटाओ। सर बचत का मतलब बताइए और क्यों घटाए? अच्छा सुनो, देखो बच्चों, आपने खर्चा कर दिया है 20,000, ठीक? आपने कितना खर्च कर दिया है अब तक? 20,000 लागत। लागत आपने 20,000 खर्च कर दिया है। आपके घर पर आया, कौन आया? कबाड़ी वाले। हाँ भाई कबाड़ी वाले आए हैं, ठीक है जी हाँ, कबाड़ी वाले बोलिए। कबाड़ है? हमने कहा बिल्कुल है, हम बना रहे थे, वो निकला है कबाड़ वगैरह। तो आपने कबाड़ी वाले को 1,000 का कबाड़ बेच दिया। तो सोचो बच्चों, आपने खर्च किया था 20,000, मगर कबाड़ी के जरिए 1,000 मिल गया। तो बोलो लागत कम हुई कि नहीं हुई? बोलो, अगर कबाड़ी आपको पैसे देता है तो आपको बचत हुई कि नहीं हुई? आपकी जेब से 20,000 लग गया था, आपको वापस मिल गया, तो पैसे बचे कि नहीं बचे? लागत कम हुई कि नहीं हुई? तो बताओ, बचत को घटाने का कारण समझ में आया कि बचत आपकी लागत बढ़ाती नहीं है बल्कि कम करती है, कम करती है, कम करती है। जल्दी बताओ, बचत क्यों लेस करते हैं? समझ में आया कि जब जब तुम्हारी जेब में पैसे वापस लौट कर आएंगे, जब जब तुम्हारी जेब में पैसे वापस लौट कर आएंगे, तो तुम्हारी लागतें घटेंगी, तुम्हारा पैसा बचेगा, तुम्हारा फायदा होगा। नुकसान हो रहा है तो जोड़ो, खर्चा हो रहा है तो जोड़ो, पैसे लौट रहे हैं तो लेस करो, इससे तुम्हारी कॉस्ट डिक्रीज होती है। तुम 20,000 भले लगाए थे, कबाड़ी 1,000 दे दिया ना, तो अब तो तुम्हारा 19,000 ही तो लगा, ठीक? तो बच्चों, क्या आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं? ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, आया जोड़ो, गया घटाओ, और खर्चा हुआ जोड़ो, बचत हुई घटाओ। क्लियर बच्चों? चलिए, याद हो गया सबको? याद हो गया, ठीक? ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, आया जोड़ो, गया घटाओ, खर्चा हुआ जोड़ो, बचत हुई घटाओ, ठीक? तो आप बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक क्यों जोड़ रहे हैं? कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक क्यों जोड़ रहे हैं? किसी को कोई समस्या? हाँ, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्यों जोड़ रहे हैं? कोई समस्या नहीं। हाँ बच्चों, क्योंकि ओपनिंग जोड़ना था, ठीक है, जोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक जोड़ना था, जोड़ दो, जोड़ दिया। और क्लोजिंग क्या कर दो? लेस कर दो, क्लोजिंग लेस कर दो। हमने क्लोजिंग लेस कर दिया, ठीक? ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, जी हाँ, ओपनिंग जोड़ा, क्लोजिंग घटाया। बच्चों आप बताओ, परचेज माने खरीदा, खरीदा, हम क्या बोले? आप बताओ, खरीदना एक खर्चा है ना, या खरीदना आ रहा है ना? बोलो, खरीदना खर्चा है ना, खरीदना आ रहा है ना, मटेरियल आ रहा है ना। तो चाहे आप कह लो खरीदा खर्चा हुआ जोड़ रहे हैं, चाहे आप कह लो खरीदा आ रहा है जोड़ रहे हैं, तो आप जोड़ डालो। खरीदा, हमने खरीदा, जोड़ डालो, क्योंकि आ रहा है या खर्चा हो रहा है। कैरेज इनवॉल्व। सर कैरेज क्या होती है? कैरेज, सर कैरेज क्या होती है? भाड़ा। मटेरियल मंगवाए हो, ठेले से आया होगा, भाड़ा दोगे। बैटरी रिक्शा से आया होगा, भाड़ा दोगे। ट्रक से आया होगा, भाड़ा दोगे। ट्रेन मालगाड़ी से आया होगा, भाड़ा दोगे। फ्लाइट से आया होगा, भाड़ा दोगे, फ्लाइट से कोई मंगाता नहीं जल्दी। शिप से आया होगा, भाड़ा दोगे। दूसरी कंट्री से आएगा, भाड़ा दोगे। अरे फ्री में थोड़ी ना आएगा, भाड़ा दोगे ना। कैरेज इनवर्ड। सर इन माने फैक्ट्री में आ रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है, इन कैरेज इनवर्ड। चलो बच्चे कह रहे हैं सर बात समझ में आ गई। बच्चों एग्जाम में ऐसा कई बार हुआ है कि कैरेज इन वर्ड को कैरेज ऑन परचेज के नाम से बुलाया गया है। तो कभी भी एग्जाम में कैरेज ऑन परचेज बोल दे, समझ जाना कि कैरेज इन वर्ड
ही है। तो आपने भाड़ा चुकाया, चलो मान लेते हैं कुछ आपने भाड़ा चुकाया। भाड़ा क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था खर्चा जोड़ो, क्योंकि हमने आपसे कहा था खर्चा जोड़ो। कस्टम ड्यूटी, जब आप दूसरी कंट्री से मटेरियल मंगवाते हो, दूसरी कंट्री से, जब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में मटेरियल आता है तो हमें क्या भरना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आपने चाइना से, फ्रांस से, जर्मनी से, रशिया से, ब्रिटेन से, यूएस से, आपने दूसरी कंट्री से अगर मटेरियल मंगवाया है तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ा होगा। और हम इसे क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि खर्चा जोड़ने को हमने आपसे कहा था, क्योंकि हमने आपसे कहा था ना कि खर्चे को आपको जोड़ना चाहिए। ऑक्ट्राई ड्यूटी, हाँ बच्चों ऑक्ट्राई ड्यूटी ये क्या है? बच्चों जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप घुसते हो तो क्या रास्ते में बैरियर लगा होता है, लोग रोकते हैं, आपसे कुछ 50-100 रुपया वसूलते हैं, फिर बैरियर हटाते हैं, फिर आप जाते हो। तो अक्सर बैरियर लगे होते हैं, सीमा शुल्क, ऑक्ट्राई ड्यूटी, टोल टैक्सेस, हाईवे चार्जेस, क्या बुलाएं क्या बुलाएं, कुछ बुलाओ, हम तो ऑक्ट्राई ड्यूटी बुलाएंगे बच्चों। ऑक्ट्राई ड्यूटी, ट्रक आ रहा है, रास्ते में बैरियर पड़ रहा है, वसूली हो रही है, तब ट्रक अंदर आ रहा है। क्यों जोड़ रहे हैं? खर्चा है भाई, खर्चा है ना। और खर्चा जोड़ने की बात हुई थी। या दुनिया का कोई भी खर्चा जो रॉ मटेरियल के संबंध में किया जाए, कितना कोई याद करेगा? दुनिया का कोई भी खर्चा जो रॉ मटेरियल के संबंध में किया जाए। तो सारे बच्चे बताएं कि जितने भी आइटम्स ऊपर जोड़े गए हैं आपको समझ में आ गए कि क्यों जोड़े गए। ओपनिंग जोड़ो, ये था ओपनिंग, ये था ओपनिंग। आया जोड़ो, ये था आया। खर्चा जोड़ो, ये थे खर्चे। ओपनिंग जोड़ो, आया जोड़ो, खर्चा जोड़ो। अच्छा, क्लोजिंग घटाओ, तो समझ गए बच्चों ये क्यों घटा रहे हैं? ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग घटाओ, डिफेक्टिव मटेरियल वापस कर दिया। सर ये क्या है? देखो बच्चों, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मटेरियल होता क्या है ना बच्चों, अक्सर कुछ मटेरियल आ जाता है टूटा फूटा, खराब, बेकार। तो अक्सर कुछ मटेरियल आ जाता है डिफेक्टिव, आप उसे क्या करोगे? रिटर्न। और आया जोड़ो, गया घटाओ, तो जा रहा है ना, इसलिए हम उसे घटा रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या है? बच्चों चोरी हो गई मटेरियल की, एबनॉर्मल लॉस। ऐसा बार बार थोड़ी ना होता। आग लग गई, जल गया मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गया मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जो ऐसा बार बार नहीं होता। तो आप इसको भी यहां से लेस कर लो। सर क्यों लेस कर लें? अभी तो नहीं कह सकते, आसान भाषा में कठिन, कठिन कॉस्टिंग पीनल में जाएगा। छोड़ो, इतनी कठिन बात कौन बताएगा, आसान शब्दों में बताते हैं, आसान शब्दों, आसान शब्दों में। आप बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों, ये मटेरियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, आ रहा है कि जा रहा है? बोलो, संस्था में मटेरियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, आ रहा है कि जा रहा है? आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो जवाब है सर एबनॉर्मल लॉस, लॉस कम हो रहा है, घट रहा है, या कह लो जा रहा है। कोई भी बच्चा, क्या सारे बच्चे बात मानते हैं कि यहाँ मटेरियल घट रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है? बोलो बोलो बोलो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, यहाँ मटेरियल घट रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है, इसलिए हम लेस कर रहे हैं। वैसे कारण कुछ और है, कॉस्टिंग पीनल में जाएगा, लेकिन छोड़ो, अभी हम इतनी उच्च स्तरीय बातें आपसे नहीं करना चाहेंगे। कम हो रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है, आया जोड़ो, गया घटाओ, जा रहा है लेस करो। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, बच्चों अक्सर मटेरियल क्या होता है? नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ट्रक से उतर रहा था, गिर गया, नष्ट हो गया। ट्रक से उतर रहा था, गिर गया, नष्ट हो गया। चूहे खा गए, नष्ट हो गया। लोहा है तो जंग लग गया, नष्ट हो गया। लकड़ी है तो दीमक खा गई, नष्ट हो गया। अक्सर मटेरियल नष्ट हो जाता है। तेल है तो गिर गया, नष्ट हो गया। तो बच्चों नष्ट होने का मतलब आया कि गया? हाँ बोलो बोलो, आया कि गया? तो बच्चे कह रहे हैं गया, और हमने क्या कहा था? गया तो लेस करो। ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, क्लोजिंग घटा दिया।
आया जोड़ो गया घटाओ। बच्चों आप मानते हो ना कि तीनों केस में जा रहा था, लौटा दिया चला गया, लॉस हो गया चला गया, नष्ट हो गया चला गया। सेल ऑफ स्क्रैप। सर सेल ऑफ स्क्रैप क्या चीज है? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अलमारी बना रहा है तो अलमारी की बड़ी बड़ी शीट आती होगी, लोहे वगैरह की चादरें। हाँ, तो बताओ बच्चों, अलमारी बन रही है, लोहे की शीट आई है, तो बताओ कुछ ना कुछ तो लोहे का कतरन कबाड़ निकलेगा ना, कुछ ना कुछ तो लोहे का कतरन कबाड़ निकलेगा ना। हाँ, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल, और कबाड़ निकलेगा तो कबाड़ी को जाएगा ना। हाँ, तो बच्चों सेल ऑफ स्क्रैप माने कबाड़ी को पैसा बेचा। बच्चों आप बताओ, कबाड़ी को पैसा बेचना, जेब में पैसे आना, बताओ ये बचत है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। कबाड़ी को कबाड़ी को कबाड़ बेचना, पैसे आना, बचत है ना? हाँ, क्या है? बचत है। और हम आपको क्या बोले थे? सेविंग क्या कर लो? लेस कर लो। तुम्हारी जेब में पैसे लौट आए हैं, लागतें डिक्रीज हो गई हैं, इसको तुम क्या कर लो? इसको तुम लेस कर लो। ठीक, तो जब जब तुम कबाड़ बेचोगे, जब जब तुम कबाड़ बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, बचत होगी, तो इसको लेस कर लो। क्या बच गया बच्चों इस शीट में? क्या बच गया? बाई प्रोडक्ट। बच्चों बाई प्रोडक्ट भी आपको पैसे दे के जाता है, बाई प्रोडक्ट भी आपको कमवाता है। और जब भी आप कमवाओगे, कमाओगे, बचत होगी, तो आप उसे लेस करोगे। तो बाई प्रोडक्ट आपको पैसे कमवाता है। आओ बताएं बच्चों, बाई प्रोडक्ट क्या चीज है, ये कैसे पैसे कमवाता है बाई प्रोडक्ट? बच्चों अक्सर लोग कहते हैं 19-20 का फर्क है, मतलब लगभग बराबर। अक्सर लोग कहते हैं 19-20 का फर्क है, सुना है कि नहीं आपने? 19-20 का फर्क है, ऐसे कहते हैं, मतलब लगभग बराबर। लेकिन यहाँ 1 और 20 का फर्क है। एक होता है आपका मेन प्रोडक्ट, वो 20 है, 20। एक होता है आपका मेन प्रोडक्ट, वो 20 है। और एक होता है आपका बाई प्रोडक्ट, और ये आपका 1 है। मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा है। सुनिएगा बच्चों, माइंस, क्या आपने सुना है सोने की खदान? हाँ, वो देखा है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ देखा है? उधर साउथ साइड में कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, लोग सोने की खदान में काम कर रहे हैं। आप सोने की खदान में काम कर रहे हो, सोना मिलेगा, सोना मिलेगा। बच्चों आप बताओ, क्या इस सोने की खदान में खुदाई करते समय, माइनिंग करते समय, क्या कुछ न कुछ कोयला भी मिल जाता होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या कुछ ना कुछ कोयला भी मिल जाता? लेकिन आप बताओ, हम तो सोना खोजने गए थे ना, सोना, लेकिन हमको मिला, सोना तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में बिन मेहनत के क्या मिल गया बच्चों? बिन मेहनत के क्या मिल गया? कोयला। आप बताओ, कोयला कुछ तो पैसे देकर जाएगा ना, कुछ तो कम, भले सोने के इतना ना सही, कहाँ सोना 20 रुपए का बिकेगा, कम से कम 1-2 रुपए का तो कोयला भी बिक जाएगा ना। तो बताओ बच्चों, क्या बाई प्रोडक्ट समझ में आया जो कोयले से पैसा मिला? आपका बिल्कुल मकसद नहीं था कोयला निकालना, आपका मकसद तो सोना है, लेकिन बिन मेहनत के आपको कोयला भी मिल जाता है। मेहनत तो आप सोने के लिए करते हो, कोयला मिलता है, लेकिन कोयला कुछ पैसे दे के जाता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। और सुनो, और आपके यहाँ फर्नीचर बनता है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। ठीक, तो आप क्या फर्नीचर बनता है, आपको लकड़ी चाहिए। जंगलों से लकड़ियां आई हैं, जंगलों से लकड़ियां आई हैं। तो बच्चों जब आप लकड़ी से फर्नीचर बना रहे थे, तो क्या कुछ बुरादा निकला होगा? बोलो बच्चों, जब आप जंगलों से लकड़ियां आई, लकड़ी से फर्नीचर बना, तो कुछ बुरादा घिसने विसने में निकला होगा। तो आपका मकसद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तो होना ही होना है। आप जब भी लकड़ियां फ्रेश करोगे, छिलोगे, कुछ ना कुछ कटिंग बुरादा निकलेगा। तो बच्चों हमें आप ये बताओ कि अगर बुरादा निकलेगा, कुछ पैसे दे के जाएगा ना? बोलो बोलो, आपका मकसद बिल्कुल भी बुरादा निकालना नहीं है, लेकिन बुरादा कुछ पैसे दे के जाएगा। तो आप बताओ बच्चों, बाई प्रोडक्ट कुछ पैसे दे के जा रहा है,
लकड़ी के मुकाबले तो नहीं है बुरादा, लेकिन कुछ तो पैसे देके जा रहा है। ठीक, चलो बच्चे ये बात भी समझ गए। ठीक बच्चों, आपने खेतों में सरसों बोई, आपने खेतों में सरसों बोई, आपको उम्मीद है कि सरसों निकलेगी, बेचेंगे, बहुत मजे के पैसे कमाएंगे। आपने खूब मेहनत की सरसों रेडी। लेकिन बच्चों, उगाई थी सरसों, सरसों निकली है, लेकिन बच्चों बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के, क्या निकल आया? नेनुआ निकल आया। सरसों तो निकली ही, नेनुआ निकल आया, और नेनुआ भी कम से कम 1-2 रुपया दे कर गया। आपने बिल्कुल भी नेनुए पे मेहनत नहीं की थी, वो तो निकल आया, वो तो निकल आया। तो बच्चों ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। तो बोलो, बाई प्रोडक्ट समझ में आया? आप इसके लिए काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे मेन काम में ये अपने आप निकल आया, बिन मेहनत के, कुछ पैसे दे कर गया। तो ये होता है बाई प्रोडक्ट। तो सभी बच्चे बताएं कि क्या आपको समझ में आ गया कि क्या क्या जोड़ना है और क्या क्या घटाना है? बोलो बच्चों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या घटाना है। ओपनिंग जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, आया जोड़ो, गया घटाओ, खर्चा जोड़ो, खर्चा जोड़ो, बचत घटाओ। और तब आपको क्या मिलता है बच्चों? तब जाकर आपको मिलता है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बच्चों, हमारी कल की क्लास का टारगेट क्या होगा? कल हम पहले एग्जाम का एक सवाल जहां मटेरियल कंज्यूम्ड मांगा है वो हम आपको सिखाएंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद हम फिर आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सिखा देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो ठीक है, अब कल वाली क्लास का वेट करिए बच्चों, तो चर्चा कल करेंगे। फिर सत्यम सर, कैरेज एंड फ्रेट में डिफरेंस, सत्यम कल पूछ लेना, कल आपको हम डिटेल में सारी बातें बता देंगे, जो भी आपको पूछना होगा। ठीक, अपना क्वेश्चन याद रखिएगा, कल पूछ लीजिएगा, शुरू में ही पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको क्या डिफरेंस होता है डिटेल में, फ्रेट, कार्टेज, कैरेज सब बता देंगे। चलो भाई बच्चों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। चलो भाई, थैंक यू।